तो आप देख रहे हैं 24 की सरकार। कहते हैं कि सियासत में पैर पैंतरों की कोई सीमा तय नहीं होती। कम से कम बंगाल की सियासत तो यही कहती है, जहां एनआईए टीम पर हमला हुआ और उस हमले और हमलावरों को राजनीतिक संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है। तो क्या रक्त चरित्र ही बंगाल का चरित्र है? सवाल यह भी है कि बमबाजों पर दीदी की ममता क्यों बरस रही है? डर जाइए कि आप बंगाल में, सावधान हो जाइए कि आप बंगाल में। इन तस्वीरों को देखकर तो अब ऐसा ही लगता है, पहले ईडी पर हमला और अब एनआईए पर। 2 महीने 2 तस्वीरें, लेकिन जगह भी वही और हरकत भी वही। क्या यही बंगाल का चरित्र है? क्या बंगाल में कानून नाम की कोई बिसात नहीं? इन सवालों के पीछे बंगाल के मेदिनीपुर ईस्ट में हुआ एनआईए टीम पर यह हमला। इन तस्वीरों को देखिए, सोचिए, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारियों और कर्मचारियों की बंगाल में कोई बिसात नहीं है। एनआईए टीम पर भी 150 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, 2 कर्मचारियों को भी घायल कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात इतनी ही नहीं है, बल्कि हैरानी वाली बात तो ये है कि एनआईए पर हमले को बंगाल की ममता दीदी जायज ठहराने की कोशिश कर रही है। दीदी एनआईए से ही पूछ रही हैं कि रात में छापा क्यों मारा। दीदी জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরা পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে? শূন্য শূন্য গুলি ছুটছে। 2 তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। বলছি কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। বিজেপি নোংরামি খেলা খেলছে, আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ তুলি। सोचिए, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और ये आरोपियों, दोषियों के खिलाफ होने वाली एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं। इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बता रही हैं। एक शतरंज का खेल है जिसका खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी। उसका संगठन नहीं है, वो सीबीआई, ईडी, एनआईए इसको भेज रहे हैं। असल में एनआईए की टीम मेदिनीपुर ईस्ट के भूपति नगर में 2022 में हुए एक बम ब्लास्ट के आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। उस बम ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें भूपति नगर के बलाई चरण मैती और मनोव्रत जाना आरोपी हैं, जिन्हें एनआईए की टीम ने देर रात दबिश के बाद गिरफ्तार किया था और लेकर जा रही थी। लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे जब एनआईए की टीम कोलकाता के लिए निकल ही रही थी, उसी समय ठीक संदेश खाली की ही तर्ज पर भूपति नगर में एनआईए की टीम पर हमला हो गया। इस हमले में एनआईए के 2 कर्मचारी घायल हो गए। इसकी एफआईआर स्थानीय थाने भूपति नगर में दर्ज भी कराई गई है। हालांकि हमले के बावजूद एनआईए दोनों आरोपियों को साथ ले जाने में सफल रही। सोचिए, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो भी तब जब वो बम विस्फोट के गंभीर मामले की जांच कर रही है। सवाल ये भी है, क्या चुनाव के समय आरोपियों की गिरफ्तारी पर पाबंदी लग जाती है? क्या चुनाव के समय दोषियों पर कार्रवाई संवैधानिक तौर पर गलत हो जाती है? क्या टीएमसी में रहकर आरोपी को पाक साफ होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है? और क्या गंभीर मामलों के आरोपियों को बूथ कर्मचारी बताकर ममता दीदी बचाने की कोशिश कर रही है? एनआईए सूत्रों की माने तो उन्होंने रेड और गिरफ्तारी से पहले स्थानीय थाने को जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। जबकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि क्या उनके पास पुलिस की इजाजत थी? दीदी পুলিশকে জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরা পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। सोचने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी जिस भीड़ के हमले को शह देने की कोशिश कर रही है, क्या वो जायज है? बीजेपी हमले को टीएमसी का खेला बता रही है। इससे पहले भी ईडी के ऊपर इसी तरीके से हमला किया गया
और एक ही पैटर्न का हमला हो रहा है, वो जो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि प्लानफुली इसे किया जा रहा है और एक ही जगह से इसको प्लानिंग करके कराया जा रहा है। तो इसके पीछे ममता बनर्जी और उनके पूरे टीम का इसमें प्लानिंग है और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री को बहुत जबरदस्त इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सवाल ये भी है, क्या बंगाल में फिर हिंसा का खेला होने की साजिश रची जा रही है? क्या जानबूझकर हिंसा भड़काने का प्लान बनाया जा रहा है? ममता बनर्जी तो यही कह रही है। अन्नपूर्णा पूजा আছে 15 তারিখ, আমরা সবাই করি। अन्नपूर्णा মা তো দাঙ্গা করতে বলেনি, আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, ও রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে মনে রাখবেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। सुना आपने। अब सवाल ये भी है कि दीदी लोगों को समझा रही हैं या उकसा रही हैं, और जिस अंदाज में वो बमबाजों और विस्फोट करने वालों के पक्ष में आवाज बुलंद करती हुई दिख रही है, क्या ये समर्थन चुनाव में अपनी सियासी फसल को लहराने की कोशिश तो नहीं है? और क्या लोकतंत्र में इसकी कोई जगह है? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बंगाल से करीब 1700 किलोमीटर दूर राजस्थान की, जहां चुनावी प्रण में रैलियों का भीषण रण देखने को मिल रहा है। सिर्फ कुछ ही दूरी के फासले पर एक तरफ नरेंद्र मोदी जुबानी तीर कमान के साथ हमलावर थे, तो दूसरी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया और प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी पर भीषण शब्दबाण चलाए। सवाल है, किसके शब्दबाण वोट जुटाएंगे और किसका किला ढहाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची है। देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। वो हमेशा यही कहते हैं, हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। ठीक एक ही समय के आसपास, सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान की सरजमी पर सियासी आरोपों के बवंडर उड़ रहे थे। एक तरफ आरोपों की तूफानी हवाओं का जिम्मा अजमेर के पुष्कर से पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाल रखा था, तो दूसरी तरफ जयपुर में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने वाला जुबानी तूफान लाने की कोशिश कर रही थी। पुष्कर रैली से नरेंद्र मोदी जहां अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और आसपास की हिंदू बेल्ट में जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जयपुर की रैली से कांग्रेस ने 6 सीटों जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, दौसा, अलवर और अजमेर तक अपनी हवा बनाने का प्रयास किया। मोदी के निशाने पर जहां परिवारवाद, भ्रष्टाचार था, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी लोकतंत्र पर खतरे की प्रत्यंचा चढ़ाती हुई नजर आईं। कितने दशकों से हमारे देश में जोड़ तोड़ वाली सरकारें चली रही थी। इस सब में देश का हित पीछे छूट गए थे। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 400 पार का आंकड़ा साधना है, तो एक बार फिर से राजस्थान में क्लीन स्वीप करना होगा। कांग्रेस को भी पता है कि 24 में सत्ता की फसल काटनी है, तो राजस्थान के रण में जान झोंकनी होगी। इस कोशिश में दोनों एक दूसरे पर झूठ के पुलिंदों का आरोप लगाते दिखे। कांग्रेस पार्टी ने
एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई। अरे वो हमेशा यही कहते हैं हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और पिछली 2 बार से बीजेपी वहां क्लीन स्वीप करती नजर आई है और इस बार उसके सामने क्लीन स्वीप की हैट्रिक का दबाव भी है। 2019 में बीजेपी को राजस्थान में 59% वोट मिले थे तो कांग्रेस को करीब 35%। बीजेपी के पास वोट को बनाए रखने का दबाव है तो कांग्रेस पर वोट प्रतिशत को बढ़ाने का। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं। गाजे बाजे में, शोहरत में आपको सिर्फ अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंट बाजी दिखती है। सच्चाई छुपाने के लिए है ये। तो राजस्थान के रण में वादों और दावों का प्रण किया जा रहा है, लेकिन जनता किसके प्रण पर कितनी उम्मीद करेगी 4 जून को तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मिशन मुसलमान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के सहारनपुर में थे, जहां सूबे के सीएम योगी और बीजेपी प्रत्याशी के साथ उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मुस्लिम बेटियों के आशीर्वाद की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि पीढ़ियों तक उन्हें मुस्लिम बेटियों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। पीएम ने ऐसा क्यों कहा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का ये बयान काफी मायने रखता है। पीएम मोदी ने यूपी के सहारनपुर की रैली में 3 तलाक का नाम लेकर मुस्लिम महिलाओं से भावनात्मक रिश्ता कायम करने की कोशिश की। सहारनपुर में पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया तो 3 तलाक के खात्मे का भी नाम लिया। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी की सरकार ने 3 तलाक को खत्म कर सिर्फ मुस्लिम महिलाओं और बेटियों को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को उन पर लटकती तलवार से बचाया। कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और 3 तलाक बोल दें और अगर बेटी घर वापिस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। भाई को चिंता रहती है अगर बहन वापिस आएगी तो क्या होगा। मां को चिंता रहती है कि अगर बहन वापिस आ जाए तो उसको मैं कैसे पालूंगी। और इसलिए 3 तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है। प्रधानमंत्री ने जिस सहारनपुर से 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम बेटियों के आशीर्वाद पाने की बात की वो पश्चिमी यूपी में आता है, जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। पश्चिमी यूपी के कुछ बड़े मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें तो रामपुर में 42%, अमरोहा में 32%, सहारनपुर में 30%, बिजनौर और मुरादाबाद में 28%, मुजफ्फरनगर में 27%,
कैराना और मेरठ में 23% और संभल में 22% आबादी मुसलमानों की है। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी के 8 संसदीय क्षेत्र में पहले चरण के दौरान ही मतदान होना है और इन 8 सीटों में सहारनपुर भी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि पीएम मोदी ने 3 तलाक का मुद्दा उठाकर मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने का दांव खेला है। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेगी। सिर्फ यूपी ही नहीं, बीजेपी की रणनीति है कि देश भर के मुस्लिम बहुल इलाकों में केंद्र सरकार द्वारा 3 तलाक खत्म करने का मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि लोकसभा की 543 सीटों में से 145 सीटें ऐसी हैं जिन पर 11 से 20% मुस्लिम आबादी है। 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। देश में सबसे ज्यादा 9 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल में हैं, जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 8, केरल में 4, असम में 4, बिहार में 3 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल आबादी वाले हैं। बीजेपी की कोशिश इनमें सबसे ज्यादा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ना है, ताकि पार्टी के परंपरागत वोटर के साथ ही मुस्लिम आबादी भी बीजेपी के साथ आए। जाहिर है, बीजेपी अपने मिशन 370 को हासिल करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और पीएम मोदी भी जानते हैं कि इस आंकड़े तक पहुंचना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं अखिलेश के स्टैंड की, जो क्लियर नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके ऊपर चुटकी ली। तो ये बात क्यों उठ रही है कि अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं, इसको समझने के लिए आपको कुछ डिटेल्स दिखाते हैं, ये आप समझिए। समाजवादी पार्टी ने बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था और उसके बाद उनका नाम काट दिया, शिवपाल यादव को टिकट दे दिया। अब शिवपाल यादव ने यह सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि बदायूं सीट से वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते और उनकी जगह पर उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दे दिया जाए। इसी तरह मुरादाबाद में पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन को टिकट दिया गया और फिर उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया था। बिजनौर की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर दीपक सैनी को उम्मीदवार बना दिया गया। मेरठ सीट से पहले तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया और बाद में उनका टिकट काटा अतुल प्रधान को प्रत्याशी बना दिया। फिर अतुल प्रधान को भी साइडलाइन कर दिया और सुनीता वर्मा को टिकट थमा दिया। गौतम बुद्ध नगर में तो कमाल ही हो गया। इस लोकसभा सीट पर अखिलेश 2 बार प्रत्याशी बदल चुके हैं। पहले महेंद्र नागर यहां प्रत्याशी थे, कुछ ही दिन के बाद नागर का टिकट काटकर राहुल अवाना को यहां टिकट दे दिया और इसके बाद फिर फैसला पलट दिया और महेंद्र नागर को फिर से टिकट थमा दी। इसी तरह देवबंद से समाजवादी पार्टी ने पहले माविया अली को टिकट दिया और आखिरी वक्त में माविया का टिकट काटकर कार्तिकेय राणा को उम्मीदवार बना लिया। तो जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन में है तो दूसरी तरफ बीजेपी आक्रामक कैंपेन चला रही है। पहले फेज की जिन 8 सीटों पर चुनाव होने हैं वहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछले बार कम था, इस बार बीजेपी प्रदर्शन सुधारने की कोशिश में जुटी हुई है।